हेलो। कदमों से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे युवा साथियों, मैं विकास कुमार आज आपके बीच लेकर आए हैं क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसको देखने के बाद आपके बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 90% चांस रहेगा जो जो हम क्वेश्चन आपको कराएंगे इस चैप्टर में, जितना टोटल 50 क्वेश्चन इससे पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज पहला क्वेश्चन पर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो इसमें ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण और चौथा है नन ऑफ दी। तो इसमें देखिए, अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा से नहीं दिखाई देता होगा तो आप लोग के पास अपना क्वेश्चन जो है निकाल के रखिएगा, उसमें देख लीजिएगा। तो सबसे पहले समझिए, जो यह पहला पॉइंट है दंत विशेषज्ञ, यह क्या होता है? तो दंत विशेषज्ञ का कहने का मतलब होता है जो दांत का जो स्पेशल डॉक्टर होता है, वह जब दांत का इलाज करता है तो मुंह के अंदर वाले दांत को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यह क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें है ऑप्शन समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अवतल दर्पण। काहे कि आप लोग पढ़े होंगे जो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा एवं बराबर बनता है, तो इसीलिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है मुंह के अंदर के दांतों को देखने के लिए, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। चलिए सबसे पहले हम अब बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, या इसी को आप बोल सकते हैं काल्पनिक भी। और आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा। उसके बाद इसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। उसके बाद है दूसरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और वास्तविक जैसे ही बनेगा तो ये फिक्स है, जो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा और इसका आकार बराबर, बड़ा एवं छोटा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में बराबर, बड़ा एवं छोटा तीनों बनता है। उसके बाद जो कि यहाँ पर अवतल दर्पण को देख सकते हैं, यह अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में पीछे की तरफ परावर्तक सतह रहती है। उसके बाद चलिए 3 नंबर में है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, और जैसे ही आभासी बनेगा तो ये फिक्स है, जो सीधा होगा। और उसके बाद प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बनता है। तो ये है उत्तल दर्पण, इसको देख लीजिए उत्तल दर्पण का। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, जिसका पहला ऑप्शन है r बराबर 2r, दूसरा है f बराबर r, तीसरा है f बराबर r बटे 2, चौथा r बराबर f बटे 2। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग को बताए थे f बराबर दर्पण में फोकस दूरी होता है और r बराबर वक्रता त्रिज्या होता है। तो आप लोग को दर्पण में बताया गया होगा ये बात, जो जैसे ये अवतल दर्पण है तो इसमें ये बीचों बीच जो रेखा जाती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। और यहाँ पर होता है पोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव और पी से सूचित करते हैं। तो यहाँ से लेकर ये एफ तक के दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, और इसके 10 गुना दूरी पर होता है सेंटर, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो इसीलिए इसका जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हुआ फोकस दूरी, तो इसके जस्ट दुगुना दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो इसका समीकरण हो जाएगा F बराबर r बटे 2। इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। और इसमें दो ठो कंडीशन होता है, एक होता है r बराबर 2f और एक होता है f बराबर r बटे 2, जो कि आपके ऑप्शन में सी में है f बराबर r बटे 2, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन है, हमारी आंखें देख सकती है वे वस्तुएं होती है। यहाँ पर ऑप्शन में है
एक नंबर में है दीप, दूसरा में है प्रदीप, तीसरा में है दीप या प्रदीप और चौथा में है नवदीप। यानी कहने का मतलब है जो हमारी आंखें कौन सी वस्तु को देख सकती है, चाहे वो दीप्त हो या प्रदीप्त हो या प्रदीप्त और दीप्त दोनों को। तो सबसे पहले इसमें आप लोग समझिए जो दीप्त होता क्या है। तो दीप्त उस वस्तु को कहते हैं जिसमें खुद का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, तारे, इस सब के पास अपना खुद का प्रकाश ऐसा नहीं है जो रोशनी जलाते हैं तब ये सब दिखाई देता है। इस सब की रोशनी से अपना लोग को दिखाई देता है। दिन के समय में सूर्य की रोशनी आने से ही अपना लोग को सब कुछ दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा है प्रदीप। प्रदीप्त मतलब होता है जो प्रकाशमान हो, चाहे उसके पास खुद का प्रकाश हो या लगाया गया प्रकाश हो, लेकिन प्रकाश उसमें होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है दीपक, जिसको आप लोग दिया बोलते हैं। दिया में आग लगाते हैं तो प्रकाश उसके पास खुद नहीं रहता है, लेकिन प्रकाशमान रहता है। उसमें आग लगाने के बाद वो रोशनी देता है। उसके बाद है जगमगाती हुई वस्तु, जिस क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। यानी कहने का मतलब है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सी तथा एफ के बीच में। सी का कहने का मतलब है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में। दूसरा है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। तीसरा है ध्रुव तथा फोकस के बीच में। उसके बाद चौथा है कहीं भी बन सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे कैसे होता है, इस बात को समझिए। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आप खुद बना लीजिएगा। सबसे पहले देखिए ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है, इसमें बीचों बीच प्रिंसिपल एक्सिस होती है जिसको हिंदी में मुख्य अक्ष बोलते हैं, और यहाँ पर पोल होता है, और यहाँ पर फोकस, और इसके जस्ट दोगुनी दूरी पर होता है सेंटर। तो इसमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसमें दो केस होता है। इसमें मात्र दो ठो केस होता है। पहला केस होता है जब अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु को जब आप अनंत यहाँ से यहाँ के बीच रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब हमेशा P तथा F के बीच बनता है और हमेशा आभासी बनेगा, यानी सीधा बनेगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन है जब वस्तु को आप अनंत पर रखिएगा इसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। तो इसीलिए क्वेश्चन में ऑप्शन है पहला है सी तथा एफ के बीच में, यानी सेंटर तथा फोकस दूरी के बीच में। तो यहाँ और यहाँ के बीच तो प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो ये नहीं हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है सी तथा अनंत के बीच में, यहाँ और इसके बीच में, यहाँ भी नहीं बनेगा तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा है पी तथा एफ के बीच में। तो हम यहाँ पर बताए हैं जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच बनती है। तो यहाँ पर देखिए सी में ऑप्शन है पी तथा एफ के बीच, यानी ध्रुव तथा एफ के बीच, और चौथा में ऑप्शन है जो कहीं भी बन सकता है। तो ये तो नहीं होगा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन में है एक में समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में हम आप लोग को बताए हैं तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। उसके बाद देखिए दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल में आप लोग को बताए हैं जो वास्तविक बनता है और उल्टा और छोटा बड़ा एवं वस्तु के बराबर, इसमें तीनों कंडीशन में बनता है प्रतिबिंब। उसके बाद सी में है समतल तथा अवतल। उसके बाद डी में है सभी दर्पणों में। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कहता है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, यानी यहाँ पर हम वो सब दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो ये नहीं होगा इसका आंसर। उसके बाद सी में देखिए समतल तथा अवतल है, तो समतल दर्पण में नहीं बनता है लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका ये भी नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है जो सभी दर्पणों में, तो सभी दर्पणों में तो समतल दर्पण भी आ रहा है लेकिन समतल दर्पण में तो सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसीलिए इसका आंसर ई भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट। तो चलिए अब चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 6ठा नंबर बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके टेस्ट का यह 8वां क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले समझिए हम बताए थे आप लोग को लेंस बनाने के लिए हम उस पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं जो कि पारदर्शी होता है, और पारदर्शी भी बताए थे जो वैसा पदार्थ होता है जिसको हम इस साइड से देखेंगे तो उस साइड की वस्तु दिखाई देना चाहिए,
उसे हम पारदर्शी कहेंगे। और अपारदर्शी वह पदार्थ होता है जिसमें इस साइड से देखने पर उस साइड की वस्तु नहीं दिखाई दे। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन में है ए नंबर कांच। तो कांच पारदर्शी होता है, तो ई भी इसका आंसर नहीं होगा, ए नंबर इसका नहीं होगा। कहा कि यहाँ पर बोल रहा है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, किस पदार्थ को हम लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर में है मिट्टी, अपारदर्शी, इसको रहने दीजिए। तीसरा में है जल, जल जो कि पारदर्शी होता है, तो ई भी नहीं होगा। उसके बाद चौथा है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक भी पारदर्शी होता है, कुछ कुछ बहुत कुछ होता है अपारदर्शी भी होता है प्लास्टिक, लेकिन बहुत पारदर्शी भी होता है, इसीलिए प्लास्टिक भी आंसर नहीं होगा। तो मिट्टी जो होता है यह अपारदर्शी होता है, क्योंकि मिट्टी में अगर हम इस साइड से देखेंगे तो उस साइड की वस्तु नहीं दिखाई देगी, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर मिट्टी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि उत्तर लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब प्रतिबिंब बनेगा। यह क्वेश्चन आपके सेट का टेस्ट का नंबर का है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए जो उत्तर लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ कहाँ क्या होता है नहीं होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले हम बताए थे, जैसे ये एक उत्तर लेंस है, तो इसके बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। उसके बाद यहाँ पर होता है F1 और इसके जस्ट दोगुनी दूरी पर होती है 2F1। इस साइड होता है F2 और इसके जस्ट दोगुनी दूरी पर होती है 2F2। तो इसमें आपको हम बताए थे सबसे पहले अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस F2 पर बनेगा। उसके बाद जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रखेंगे, यानी कहने का मतलब इसको बोल सकते हैं हम 2F1 से परे, तो इसका प्रतिबिंब बताए थे जो 2F2 और F2 के बीच बनेगा। उसके बाद तीसरा चीज बताए थे जब वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, और जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब 2F1 से परे बनेगा। उसके बाद जब वस्तु को F1 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और जब वस्तु को F1 और O के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के साइड बनेगा। तो इसमें देखिए बोला जाता है यदि उत्तर लेंस के सामने वस्तु 2F पर रखी जाए, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर रखने की बात कर रही है, तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। तो देखिए हम बताए थे जब भी आप किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो वस्तु से दो प्रकाश की किरण गुजरते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर गुजरते हैं, जो कि यहाँ पर अपवर्तन के बाद F2 से गुजरती है। उसके बाद दूसरा किरण को गुजरते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप लोग को बताया है जब भी प्रकाश की किरण उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, प्रकाश की किरण जब ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो सीधे अपनी रेखा में गमन करती है, वो अपने पथ से विचलित नहीं करती है। तो ये जब दोनों आता है तो यहाँ पर मिल जाता है, तो यहाँ पर जब 2F2 पर मिलेगा और जहाँ पर मिलती है दोनों किरण वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए जब 2F1 पर वस्तु को रखे हैं तो ये जाके 2F2 पर मिल गया, तो इसीलिए इसका प्रतिबिंब का निर्माण 2F2 पर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। इसका आंसर हो जाएगा 2F1। के बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपके सेट का 10वां नंबर क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन में है 1 नंबर में उत्तल लेंस, दूसरा में अवतल लेंस, तीसरा है उत्तल दर्पण, चौथा है अवतल दर्पण। तो सबसे पहले आप लोग समझिए जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी को अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम लोग उस वस्तु को देखने में करते हैं, यानी सूक्ष्म जीव को जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए एक यंत्र आता है जिसका नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी, अंग्रेजी में बोलते हैं उसी को माइक्रोस्कोप। तो उसी में बोल रहा है किस लेंस का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उसके बाद है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सबसे पहले देखिए किसी चीज में देखने के लिए दर्पण का तो प्रयोग नहीं होगा, ये बात ठीक से कहा। दर्पण का प्रयोग प्रतिबिंब के निर्माण के लिए होता है। तो इसके लिए इस साइड से, यानी कहने का मतलब है मेरा इस साइड से देखने पर उस साइड की वस्तु को देखने के लिए दर्पण का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। कहा कि जब अपना ही फेस देखेंगे इधर से तो तब दर्पण का इस्तेमाल होगा, लेकिन उस साइड की वस्तु को देखने के लिए इस साइड से दर्पण का इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर सी और डी नहीं होगा। अब बचा अवतल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस में ही अगर आप इस साइड से किसी वस्तु को देखते हैं तो उधर की वस्तु अगर छोटी है तो बड़ी दिखाई देगी, और
बड़ी वस्तु छोटी दिखाई देती है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, अगर आप वस्तु को देखते हैं तो छोटी वस्तु आपको बड़ी रूप में दिखाई देती है। तो इसीलिए हम लोग माइक्रोस्कोप में, जिसको हिंदी में सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तल लेंस। करते हैं नंबर क्वेश्चन का, जो कि आपके सेट में 11वां नंबर क्वेश्चन होगा टेस्ट वाला में। इसमें कहता है उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है, जिसमें एक नंबर ऑप्शन है अभिसारी लेंस, दूसरा अपसारी लेंस, तीसरा है बायफोकल और चौथा है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का हिंदी होता है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग को बताए हैं, जैसे ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में अगर आप प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। उसके बाद अगर आप उसी तरह से प्रकाश की किरण को नीचे से लेकर प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर गुजारिएगा तो ये भी F2 से होकर गुजरेगी। तो F2 से होकर गुजरती है, तो यानी कहने का मतलब है समांतर में आती है और एक जगह जाके मिल जाती है। तो इसी प्रक्रिया को अभिसारी की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसीलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, जो कि आपके टेस्ट में 12 नंबर में होगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी कहने का मतलब है जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कांच में, दूसरा नंबर है वायु में, तीसरा है निर्वात में, चौथा है ए और सी दोनों में। तो देखिए कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, वायु में 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो सबसे पहले देखिए इसका डी में बोल रहा है ए और सी दोनों में। तो ए में हो रहा है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और सी में है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ई तो कभी नहीं होगा, कहा कि सबसे अधिक वाला पूछ रहा है। तो इसमें देखिए इधर है 2, इधर है 2.99, यहाँ पर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इसी के साथ आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो में किसी भी तरह का कमी नज़र आया होगा तो वो भी कमेंट में बताइएगा। चलिए जाते जाते एक शायरी बोल देते हैं। कहते हैं कि कलम से लिख नहीं सकता उदास दिल के अफसाने, कि कलम से लिख नहीं सकता उदास दिल के अफसाने, मैंने उसे दिल से चाहा उसकी दिल की खुदा जाने।